तो हमारा ये प्याज का प्लॉट आज 25 दिन का हो चुका है। 25 दिन के बाद आप देख पा रहे होंगे इसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है बहुत शानदार चल रही है। आज हम इस खेत के अंदर सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने से पहले हम इसमें कुछ खाद डालेंगे, फिर हम इसके अंदर पहली स्प्रे करेंगे। कौन सा खाद इस अवस्था में हम डालने जा रहे हैं और फिर कौन सी हम स्प्रे करने जा रहे हैं। चूँकि जो ये हमारी फसल है मात्र 70 दिन की है। 70 दिन में आप समझ सकते हो 25 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आगे आने वाले जो दिन है वो इस प्याज फसल के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो लगाई हुई हमारी कांदियाँ है वो गल जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये पौधा है वो अपनी नई कांदी बनाना स्टार्ट कर देगा। और उस टाइम पर इस पौधे को बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर इस टाइम पर हम इसमें खाद नहीं देंगे या फिर इस अवस्था के अंदर हमारी फसल बीमारियों से जूझेगी तो निश्चित तौर पर हमारा उत्पादन है ना वो बढ़िया नहीं निकलेगा। विशेषकर जब हमारी प्याज की फसल इस अवस्था में आ जाएगी, अपनी जो लगाई हुई पुरानी कांदी को गड़ा के और अपने खुद के पंजे के ऊपर, अपने खुद के पाँव के ऊपर खड़ी हो जाएगी और एक नई कांदी का निर्माण करने लग जाएगी। उस टाइम पर अगर हमसे कोई छोटी भूल हो जाए या फिर जब हम खाद डालने जा रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे खाद डाल दें जिससे कि इसकी जो बढ़वार है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाए, मतलब तना है वो ऊपर की तरफ लंबा बन जाए, तो निश्चित तौर पर आपके खेत के अंदर जलेबी रोग का जो आक्रमण है वो हो सकता है। साथ ही दोस्तों जो जलेबी रोग के जो पिछले साल स्पोर्स जिन खेतों के अंदर थे, अगर मौसम और क्लाइमेट उसके अनुसार मिल गया, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पर लगातार एक तो पूर्व दिशा से हवाएं चल रही है, साथ ही हुम्मस बना हुआ है और ऊपर बादल है। ये वो टाइम है इसके अंदर अगर आपने कोई छोटी सी भी गलती कर दी खाद डालने में या अपने खेत के अंदर ज़्यादा नमी बना ली तो निश्चित तौर पर जो जलेबी रोग के स्पोर्स होते हैं ना वो ज़मीन के अंदर एक्टिव हो जाएंगे। और वो अगर एक्टिव हो गए आपके खेत में एक बार जलेबी रोग अगर आ गया तो उसको फिर रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हमारी फसल जब लगभग 25 से 35 दिन के बीच में हो जाए उस टाइम पर हमें पहला खाद कौन सा देना चाहिए, विशेषकर जब मौसम के अंदर नमी ज़्यादा हो। दूसरा हमें कौन सी स्प्रे अपने खेत के अंदर करनी चाहिए। हम ऐसा करें जिससे कि जलेबी रोग हमारे खेत के आसपास फटके भी ना। अगर जलेबी रोग के कोई स्पोर्स हमारे खेत में हो वो उसी टाइम पे खत्म हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमें 25 से 35 दिन के बीच में अपनी प्याज फसल के अंदर कौन से खाद डालने चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को एक और एडवाइजरी देना चाहता हूं। अगर आपकी फसल के अंदर इस अवस्था में खरपतवार हों तो उनको आप निकाल दीजिए। अगर खरपतवार आपके खेत के अंदर कंटिन्यू बने रहेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रस चूसक कीट आएंगे और जितने ज़्यादा रस चूसक कीट आपके खेत के अंदर आएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इन फसलों को वो डैमेज करेंगे। आपने अगर अपने खेतों के अंदर शुरुआती चरण में जब इस खेत की बुआई की थी उस टाइम पर बेसल डोज में अच्छे से मेरे बताए हुए अनुसार आपने DAP, यूरिया, पोटास, सल्फर और ये सब कुछ मिला के डाल दिया हो, माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह, तो आपको इस टाइम पर जब आपकी फसल 25 से 35 दिन की उस टाइम पर एक हल्का सा पुश करना पड़ेगा अपनी फसल को। चूँकि हमने पहले से ऑलरेडी इस खेत के अंदर सब कुछ डाला हुआ है, हमारी फसल है ओवरऑल बहुत अच्छे से ग्रोथ भी कर रही है, लेकिन इस फसल को इस टाइम पर हल्का सा पुश चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि 1 एकड़ जमीन में 32 बिस्वा होते हैं। तो एकड़ के हिसाब से मैं आप लोगों को ये सभी माप बताऊंगा। तो 1 एकड़ जमीन मतलब 32 बिस्वा जमीन के अंदर आपको लगभग 20 से 25 किलो DAP लेना है एक बार फिर दोबारा से। उसके अलावा मैं फिर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इसके अंदर लगभग 15 किलो यूरिया या फिर मैं 15 किलो अमोनियम सल्फेट लूँगा। अमोनियम सल्फेट या यूरिया मैं कम इसलिए ले रहा हूँ और DAP ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ कि अगर नाइट्रोजन की अधिकता हमारी इस फसल के अंदर हो गई, जलेबी रोग का जो खतरा है ना वो बढ़ जाएगा। चूँकि नाइट्रोजन जैसी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा ये पौधा है वो अपनी ग्रोथ को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएगा, इसका जो तना है वो ऊपर की तरफ भागेगा। अगर ये तना ऊपर की तरफ भागा, थोड़ा लंबा हुआ, तो ये निश्चित तौर पर घूमेगा। क्योंकि पिछले साल की भांति अब की बार भी जलेबी रोग का जो डर है ना वो लगातार बना हुआ है और बहुत से खेतों के अंदर मैंने देखा भी है जलेबी रोग आ भी चुका है, चाहे वो छोटे क्षेत्र में आया हो, छोटे एरिया में आया हो, और उसको अगर इसी टाइम पर अपन कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात। उसके अलावा दोस्तों अगर आपने शुरुआत में बेसल डोज के अंदर सल्फर दे दी थी तो भी आप अपने खेत के अंदर 1 किलो या 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फर दे दीजिए। चूँकि सल्फर इसलिए देना है अपन को
कि सल्फ़र एक तो ज़मीन में अगर बारिश की वजह से या पानी की वजह से ज़मीन की मिट्टी वो टाइट हो गई, तो टाइट होने के बाद अपन जब सल्फ़र डालेंगे तो उससे मिट्टी है वो उगली हो जाएगी, थोड़ी ऊपर की तरफ उथली हो जाएगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वो नीचे ज़मीन में बैठेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सल्फ़र नहीं देना चाहो तो आप लगभग 300 से 400 ग्राम कार्बेंडिज़म जो बायोस्टीन के नाम से आती है या फिर थाइफोनेट मिथाइल 250 से 300 ग्राम जो रोको के नाम से आता है वो इन्हीं खादों में मिला लीजिए। इसके अलावा अपन दूसरा डालेंगे दोस्तों माइक्रो न्यूट्रेंट। चूंकि हमारी फसल के अंदर माइक्रो न्यूट्रेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये फसल हमारी मात्र 70 दिन की है और इन 70 दिनों में इस फसल को अगर कोई पोषक तत्व की कमी मिल गई तो पौधा है वो पीला हो जाएगा या पौधा अपनी ग्रोथ को रोक लेगा। तो आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रेंट बढ़िया कंपनी का 5 किलो, जैसे कि मैं आप लोगों को नाम बताऊं, जैसे उत्तम का संपूर्ण आता है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, या फिर आप एरिज कंपनी का भी एग्रोमिन के नाम से आता है, मल्टीप्लेक्स के भी माइक्रो न्यूट्रेंट आते हैं, या फिर इफ़को की सागरिका आती है, वो भी आप डाल सकते हो। तो ये 5 किलो आप इन्हीं के अंदर ऐड कर लीजिए। इसके अलावा फिर आपको इसके अंदर डालना है आधा लीटर क्लोरोपाइरिफॉस। क्लोरोपाइरिफॉस इनकी जड़ों के लिए, अगर इसकी जड़ों से संबंधित कोई नीचे ज़मीन में बीमारी होगी तो क्लोरोपाइरिफॉस डालने से और वो जड़ें हैं ना एकदम सफ़ेद हो जाएंगी, और जितनी ज़्यादा वाइट रूट होंगी, सफ़ेद जड़ें होंगी, ये उतनी ही ज़्यादा अपनी पौधा है ना ग्रोथ करेगा। इसके अंदर से जो नई पत्तियां निकलेगी, नई फालर जो निकलेगी ना बहुत शानदार निकलेगी। कई दफ़ा अपन देख रहे होते हैं कि ये फालर है ना वो रुक जाती है, या फिर जो निकलती है वो भी इस तरह से एकदम उगड़ी तुगड़ी निकलती, जिस तरह से जेवड़ी होती है ना बड़खाई हुई, उस टाइप। दोस्तों ये सभी आप खाद और ये जो इंसेक्टिसाइड इनको मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप अपने खेत के अंदर इसका बुरकाव कर दीजिए। बुरकाव करने के बाद आप अपने खेत में पानी चला दीजिए। पानी के अंदर आपको विशेष सावधानी रखनी, ये नहीं आप लगातार खेत के अंदर नमी बना के रखो। अपने खेत के अंदर लगातार नमी रखोगे ना तो निश्चित तौर पर जो जलेबी रोग के स्पोर्स है या फिर फंगस के जो स्पोर्स है ना वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि मौसम है ना वो इसी तरह का बना हुआ है। ऊपर हुमस भी बना हुआ है, बादल भी है, पूर्व दिशा से हवाएं भी चल रही है, नीचे ज़मीन में भी उतनी ज़्यादा नमी मिल गई ना तो जितने भी ये फंगस के स्पोर्स ज़मीन में पड़े हुए होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों फिर बात आती है अपनी स्प्रे की कि अपन को स्प्रे क्या करना है इसके अंदर। तो आप जब स्प्रे करो पहली, तो अभी इस टाइम पर सबसे जो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी ना वो इसके अंदर हरी इल्लियों की दिखाई देगी, इसके अंदर हरा कीड़ा लगा हुआ दिखाई देगा। तो उसको मारने के लिए आप शुरुआती चरण में हल्का टेक्निकल यूज कीजिए, जैसे कि परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन जो प्रोफेक्स सुपर के नाम से आता है, या फिर पोल्ट्रीन के नाम से आता है, सिंजेंटा का एक प्रोडक्ट है, वो ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपको मिल जाए कराटे के नाम से आता है जिसके अंदर लैम्बडा साइलोथिन आती है, वो भी आप ले सकते हो, या फिर अली का आती है सिंजेंटा की जिसके अंदर थाइमेथोक्सोम और लैम्बडा साइलोथिन आता है, वो भी ले सकते हो, या फिर आप अल्फामेथ्रिन जो स्टॉप के नाम से आती है वो भी ले सकते हो। ये तो इंसेक्टिसाइड हुए आपके शुरुआती चरण में। इनके अलावा फिर आपको फंजीसाइड लेना है। फंजीसाइड के अंदर दोस्तों अपन शुरुआती चरण में मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि अपन ये जो जलेबी रोग का हवा है ना उसको शुरुआत में अपन रोक के चलेंगे, अपने खेतों में आए ना। उसके लिए आप एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि एक प्लूटोन के नाम से आता है क्रिस्टल कंपनी का, या यूपीएल कंपनी का एवांसर गोल्ड के नाम से आता है जिसके अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन और मैनकोजेब ये आता है। इनको आप अपने खेत के अंदर शुरुआती चरण में स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप कार्बेंडिज़म जो बायोस्टीन के नाम से आता है, थाइफोनेट मिथाइल जो रोको के नाम से आता है, या फिर आपकी फसल एकदम बढ़िया है, आपको ये लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कार्बेंडिज़म मैनकोजेब जो साफ पाउडर आता है उसको भी ले सकते हो। इनमें से आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, कोई भी फंजीसाइड ले लीजिए और अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए। मैं अपनी खुद की बताऊं, मैं इस टाइम पर दोस्तों लैम्बडा साइलोथिन और उसके साथ में एजोक्सिस्ट्रोबिन और मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है उनकी स्प्रे करने जा रहा हूं। इसके अलावा अगर आपके खेत के अंदर जलेबी रोग के कोई सर्किल दिखाई दे रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई छोटा एरिया है वहाँ पे जो ये प्याज की फसल है ना वो मुड़ी तुड़ी हुई है, जलेबी की तरह एकदम घूमी हुई है, तो उस स्थिति में आप जो फंजीसाइड लेने हैं ना आपको, तो इनको छोड़ के आप बायर कंपनी का नेटिव आता है ना उसकी स्प्रे कर दीजिए। तो ये काम दोस्तों आप इस टाइम पर कर लीजिए जब आपकी फसल 25 से 35 दिन की हो। आपके खेत के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।